उससे पहले, क्योंकि वो ऐसे राइटिंग भी है, तो मेरा ख्याल है कि पहले हमें पैराग्राफ राइटिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। ऑल्दो हमें वो लेटर राइटिंग पता होना चाहिए था पहले, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू चेक कि आप लोग कैसे पैराग्राफिंग करते हो। तो बिफोर कल हम इंशाल्लाह अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि आर्गुमेंटेटिव राइटिंग है, जिसमें हमने आगे जाके ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। अभी हम पैराग्राफ देखते हैं क्या होता है, पैराग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कितने टाइप के पैराग्राफ्स होते हैं या क्यों बनाते हैं, और क्या उनके अंदर हमें किस सेंटेंसेस को पुट करना चाहिए। हमें पता है कि नंबर ऑफ सेंटेंसेस मिलाकर एक पैराग्राफ बनता है, लेकिन कहाँ कौन सा सेंटेंस डालना चाहिए है तो हमारा सही पैराग्राफ बनेगा, वो बेसिकली आज हम चेक करेंगे। पैराग्राफ होता क्या है, ये सबको ही पता है कि सेंटेंसेस का एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो हम एक साथ जहां भी पुट इन करते हैं, वो एक आपकी काइंड ऑफ पैराग्राफ की शक्ल बन जाती है, चाहे वो 3 लाइंस का हो, 4 लाइंस का हो या 10 लाइंस का हो। लेकिन वो सेंटेंसेस अगर हमारे सही तरीके से सही जगह पर हमने नहीं लगाए हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई एंड में पैराग्राफ करना था क्लोजिंग करते वक्त, वो हम स्टार्ट में लगा दें, या जो हमने स्टार्ट में लगाना था वो हम कहीं मिडिल में लगा दें। अब जैसे अगर किसी के साथ हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि ये रिटन भी कम्युनिकेशन ही है, राइटिंग भी कम्युनिकेशन का हिस्सा ही है। अगर आप किसी को कॉल करते हो तो आप क्या खुदाफिज बोलोगे, अगला फोन क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग या अस्सलाम वालेकुम या कुछ भी ना, मतलब वो एंड वाली कन्वर्सेशन तो नहीं ना आप स्टार्ट में ही करते थे अगला फोन उठाते हैं, वो तो खुदा हाफिज या अच्छा कल बात करेंगे, वो तो आपकी एंडिंग होती है। लेकिन अगर आप फोन उठाते साथ ही बहुत कम ऐसा होता है अदर देन दैट कि अर्जेंसी हो, कि आप मेन मुद्दे के ऊपर ही आ जाते हो कि अच्छा ये काम कर लेना। पहले आप कहते हो हेलो हाँ जी मैं फलाना बोल रहा हूँ और आपको मेरी आवाज आ रही है या समथिंग लाइक दैट, कि जी आप ये एक बात करनी थी, फिर आप उस बात के ऊपर आते हो जो आपने बात करनी होती है। तो यूजुअली तरीका कन्वर्सेशन ओरल कम्युनिकेशन का भी ऐसा ही होता है कि एक स्टार्ट होता है, एक मिडल होता है, एक एंड होता है। अब्रप्टली अपनी चीजें नहीं कर सकते हो कि खुदाफिज कर दो, फिर आप दोबारा से बात शुरू कर दो और फिर आप बता रहे हो एंड के अंदर किसी में कौन बोल रहा हूँ या मैंने किसके लिए किस मकसद के लिए फोन किया था। तो वो आपके जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है वो जम्बल्ड अप हो जाएगा। तो सेम सेम इज द केस कि जब आप पैराग्राफिंग कर रहे होते हो तो जो चीज आपने स्टार्ट में लिखनी है वो आपने स्टार्ट में ही लिखनी है, जो चीज आपने मिडिल में लिखनी है वो आपने मिडिल में ही लिखनी है। जैसे कि आप इंट्रो पैराग्राफ जब आप कर रहे थे लेटर राइटिंग का भी और ईमेल का भी, तो अगर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हम सेकंड पे ले आएंगे और सेकंड वाला पैराग्राफ जो हमारा एक्सप्लेनेटरी का है वो हम फर्स्ट पे ले आएंगे, तो हमारी पूरे उस डॉक्यूमेंट की शक्ल बदल जाएगी। क्योंकि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का मतलब यही होता है, या इंट्रोडक्टरी सेक्शन का मतलब यही होता है कि वो स्टार्ट में आएगा, उसके बाद एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ या एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ्स आपके आएंगे, चाहे एक बनाना है चाहे ज्यादा बनाने हैं। तो जब हम पैराग्राफ को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, हमारी पीस ऑफ राइटिंग गड़बड़ हो जाएगी। केस के पैराग्राफ के अंदर जो हमने सेंटेंसेस या मटेरियल या जो इंफॉर्मेशन देनी है वो भी अगर हमने ऊपर नीचे कर दी, तो हमारे उस पैराग्राफ का मकसद फौत हो जाएगा, समझने वाले को डिफिकल्टी होगी। पढ़कर 2 दफा या 3 दफा वो समझ तो जाएगा, लेकिन पहली दफा में क्लैरिटी के साथ उसको समझ नहीं आएगा। तो इस वजह से जिस तरह हमने एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट को ध्यान से बनाना है कि मेरा इंट्रो यहाँ आएगा, यहाँ आएगी, क्लोजिंग मेरी इधर आएगी, तो इसी तरह हमने पैराग्राफ को भी थोड़ा सा अहमियत देनी है कि मेरी स्टार्टिंग क्या होगी, मिडिल में मैंने क्या चीजें देनी है और कहाँ मैंने वो चीजें पुट इन करनी है, और एंड मैंने कहाँ करना है। पैराग्राफ्स आर यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर एसे। आप ये समझो कि कोई भी पीस ऑफ राइटिंग कर रहे हो, लेटर हो गया, ऐसे हो गया, एज फार एज योर पेपर इज कंसर्न, या आगे लाइफ में भी, तो वो आप पैराग्राफ की शक्ल में ही उसको तरतीब दोगे। अगर ऐसे बना रहे हो तो आपके पेपर के लिए अगर मैं बात करूं तो 5 पैराग्राफ्स आपने बनाने हैं, अगर लेटर की बात करें तो 2 से 3 पैराग्राफ्स बनाने हैं। तो पैराग्राफ्स राइटिंग में इन्वॉल्व रहता है। आप एक पेज स्टार्ट से एंड तक जो है ना वो उस पेज को नहीं पढ़ सकते हो। आपने अपनी पीस ऑफ राइटिंग को जो है वो डिवीजन देनी होती है, डिवाइड करना होता है इनटू पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ्स आपकी राइटिंग के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक पूरा पेज भर दें और सारी चीजें उसमें लिख दें जो हमने प्लान की थी, जो हमने डाली थी, लेकिन हमने पैराग्राफिंग अगर नहीं की तो वो आपका सही डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो वो आपके जो ऐसे है उसको सही तरीके से अरेंज करता है। ऑर्गेनाइज का यहाँ मतलब है कि सही तरीके से एक अरेंजमेंट आपके पैराग्राफ की होती है। इट मस्ट प्रेजेंट अ कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट, यानी कि आप
के अंदर जो अभी मैंने बात की कि ऊपर नीचे चीजें नहीं होनी चाहिए, जो बात आपने जहाँ कहनी है जिस तरीके से कहनी है वो वही होनी चाहिए जितनी कहनी है। ये भी नहीं है कि अब आपके पास लिमिटेशन थी कि मैंने 2 से 3 बातें इसके अंदर पैराग्राफ में डालनी है और आप एक पैराग्राफ को लेके चलते चले चले जा रहे हो, तो आपको वो अपने नंबर ऑफ वर्ड्स का भी या नंबर ऑफ जो आइडियाज आपने पुट इन करने उसका भी ख्याल करना है कि मैंने बेशक तरतीब ठीक रखी हुई है, लेकिन क्या मैंने आइडियाज इधर ही डालने थे, सबऑर्डिनेटिंग आइडियाज, एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल्स इतने ही मैंने डाले थे, या मैं बस लिखता जा रहा हूँ लिखता जा रहा हूँ और मेरी कोई वो नहीं है, बस ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रहा ये पैराग्राफ। पैराग्राफ कैन हैव डिफरेंट लेंथ्स। हाँ, जरूरी नहीं है कि हमने जो है ना वो नापना है कि मेरा एक 40 वर्ड्स का है तो दूसरा भी 40 का होगा तो तीसरा भी 40 का होगा, या 4 लाइनों में है तो दूसरा भी 4 का तीसरा भी 4 का। आपके लेंथ की वेरिएशन हो सकती है, छोटा बड़ा हो सकता है। सिर्फ एक चीज हमने माइंड में रखनी है कि यूजुअली इंट्रोडक्टरी सेक्शन जो होता है वो एक्सप्लेनेटरी सेक्शन से छोटा होता है। मगर आपने उसी टॉपिक के ऊपर इंट्रो बनाया, इन्होंने उसी टॉपिक के ऊपर इंट्रो बनाया, जरूरी 35 वर्ड्स यूज किए तो ये भी 35 करेंगे। हो सकता है ये 30 में बना लें, हो सकता है ये 36 में बना लें। तो इंट्रो की उस सेम नोयत की सेम सिचुएशन या सेम टॉपिक पे भी इंट्रो की भी कोई कैद नहीं है, लेकिन ये माइंड में रखना कि इंट्रो पैराग्राफ बाकी बॉडी पैराग्राफ से आपका छोटा होगा, लेकिन उसके नंबर ऑफ वर्ड्स की वो नहीं है कि उन्होंने 25 का बनाया तो बाकी सारे स्टूडेंट सिर्फ 25 का बनाएंगे। आप 28 वर्ड्स यूज करके बेहतर तरीके से अपनी बात को कन्वे कर सकते हो तो बाय ऑल मीन्स कर सकते हो, एज लॉन्ग एज जो आपका एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ है वो 28 वर्ड से कम ना हो, वो आपकी लेंथ जो है ना वो ऊपर नहीं। लेकिन जनरली आपके पैराग्राफ्स की लेंथ या नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका फुल पेज पे नहीं भरा होता। आपने आपने जिसको कहते हैं ना, हम जब बात करते करते हैं थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, क्लासेस के बाद भी ब्रेक आती है, वरना धड़ 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 एक टीचर आए एक टीचर जाए और बिल्कुल ही कोई भी 5 मिनट की भी ब्रेक ना करना हो। तो सेम इज द केस कि जब पूरा पेज आप भर दोगे तो चीजें समझ नहीं आएंगी। जितनी इंपॉर्टेंस रखता है पैराग्राफ होना एक पेपर के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट में, उतना ही इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि एक पैराग्राफ के हम हमेशा एक मेन आइडिया को लेकर चलते हैं। वो आपका एक मेन आइडिया आधे पेज पे चला जाए, क्वार्टर पेज पे चला जाए, या सिर्फ 4 लाइनों का हो, अगेन लेंथ मैटर नहीं करेगी। लेकिन एक पैराग्राफ के अंदर आप मल्टीपल मेन आइडियाज को लेकर नहीं चल सकते। एक पैराग्राफ में हम एक ही मेन आइडिया को डिस्कस कर, उसके बारे उसी मेन आइडिया के इर्द गिर्द हमारी इंफॉर्मेशन घूम सकती है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर छुट्टी लेनी है तो कब से कब तक लेनी है, क्यों लेनी है, कहाँ जाना है, मैं जब छुट्टी पे चले जाऊंगा तो कीवर्ड क्या है हमारा, छुट्टी पे जाना। तो उसके इर्द गिर्द हमारा वो पैराग्राफ हो सकता है कि मेन चीज यही है कि अगर मैं छुट्टी पे गया तो ये हो जाएगा, मैं छुट्टी पे जाऊंगा इतने दिनों पे जाऊंगा, मेरे एब्सेंस में फलाना बंदा काम करेगा, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ फलानी जगह पे जा रहा हूँ, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ क्यों जा रहा हूँ। तो इन सारे सेंटेंसेस जो आगे मैंने भी बोले उनका मेन मुद्दा क्या है, छुट्टी पे जाना। तो एक पैराग्राफ में जारी बात है आप सिर्फ एक मेन आइडिया तो नहीं लिखते, फिर पैराग्राफ क्या बनेगा। उस मेन आइडिया के ही बारे में आपने वो पैराग्राफ लिखना है। कोई मेन आइडिया आप बीच में नहीं लेके आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सैलरी बढ़ानी है तो अपने बॉस को आपने किस चीज के ऊपर पैराग्राफ वो वाला बना रहे हो कि आपकी जो है वो आपने इस फलाने दिन से फलाने दिन के लिए छुट्टी आप मांग रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप बॉस को ये नहीं कह सकते उसी पैराग्राफ में कि बॉस मैं छुट्टी पे तो जा रहा हूँ लेकिन ऐसे कीजिएगा मेरी सैलरी भी एडवांस में दे दीजिएगा। बेशक मांगो उसी लेटर, लेकिन नए पैराग्राफ में मांगो, क्योंकि सैलरी मांगना छुट्टी पे जाना दो अलग अलग चीजें हैं। तो छुट्टी मांग लिए, नीचे एक लाइन छोड़ो, एक पैराग्राफ बनाओ कि सर मैं इस तरह आपको बताया था कि फलाने फलाने रीजन की वजह से मैं जा रहा हूँ तो मुझे सैलरी जो है वो एडवांस में दे दें। उसी लेटर में आप बेशक डाल सकते हो लेकिन एक नया पैराग्राफ बनाना। फिर आप बताओगे कि मुझे एडवांस में सैलरी फिर और कितनी चाहिए। कभी ये भी होता है बंदा कहते हैं 50% एडवांस सैलरी दे दे 100% ना दे। तो जो भी उस एडवांस सैलरी की डिटेल्स होंगी आप सेकंड पैराग्राफ के अंदर बनाओगे, फर्स्ट वाले में नहीं डाल दोगे। तो एक पैराग्राफ के अंदर हमेशा एक मेन आइडिया को हम लेकर चलते, उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन हम देते रहते हैं। अगर इस इमेज में भी देखो यहाँ हो रहा होगा प्रोमिनेंट कि अ सिंगल टॉपिक में है, और ये इमेज मैंने गूगल से उठाई है।
तो यहाँ इन्होंने सारे चीजों के अंदर इसमें इन 3 वर्ड्स को जो है ना वो हाईलाइट किया हुआ है, ताकि बच्चों को उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए कि एक पैराग्राफ के अंदर एक ही मेन आइडिया को हम लेकर चलते हैं। इसको आइडिया कह लो या मेन टॉपिक कह लो आपके उस पैराग्राफ का। Lengthy paragraphs usually indicate a lack of structure unnecessarily। अगर आपके पैराग्राफ्स लंबे चौड़े हैं, ठीक है, यहाँ जरूरत नहीं थी इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स बनाने की, तो अगर आपके लेंदी पैराग्राफ्स हो रहे हैं अननेसेसरीली, इसका मतलब है कि आपके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें गड़बड़ है। आप सही तरीके से एक बात को खुद ही कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आधी अधूरी बात मेरी तरफ से जा रही है, चलो इसको एक और तरीके से एक और एंगल से इसी बात को दोबारा से मैं बोलता हूँ। तो आपकी रिपीट इंफॉर्मेशन जा रही है और एक बात को आप सेटिस्फैक्टरीली सामने वाले तक नहीं रख पा रहे हो, जो वो हमने बात की थी, अगर पढ़ा हो 7 C's का कंसाइजनेस में, कि कंसाइज करके आप अपनी बात को मुख्तसरन करके नहीं बयान, तो आपने आपको तसल्ली नहीं हो रही है, या अगेन लैक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि आपको होल्ड नहीं है कि किस तरीके का कैसी सिचुएशन में सेंटेंसेस बनाना चाहिए, तो अननेसेसरीली भी लेंदी हो सकते हैं। कि जब पढ़ने वाला कहेगा अच्छा यहाँ भी इसी मिलती जुलती बात की थी, इस वाले 3 सेंटेंसेस बाद भी इसने यही वाली बात मिलती जुलती कर दी है जो ऊपर बोली थी, तो वो ऊपर ही उस बात को सही तरह जस्टिफाई कर देता, दोबारा नीचे होती। तो ये रीडर के माइंड में क्वेश्चंस राइज होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो अननेसेसरी अगर हमारे पैराग्राफ्स लेंथी हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो वे ऑफ राइटिंग है उसका स्ट्रक्चर जो है, या हमारा जो स्किल्स है राइटिंग के वो थोड़े पुअर हैं, तो वी भी नीड टू वर्क ऑन दैट। जहां जरूरत है वो बाय ऑल मीन्स आप बना सकते हो लंबे पैराग्राफ्स, जहां ज्यादा डिटेल्स देने की जरूरत है, अननेसेसरी लेंथी पैराग्राफ्स की बात। अच्छा एक ये इमेज, अच्छा इसके अलावा एक और इमेज है कि मैंने डाला है, चलो यही काफी है। 2-3 इस तरह के इमेजेस मेरे पास थे, मैंने ये वाला डाला है कि व्हेन यू कंसिडर अ पैराग्राफ, तो आपके माइंड में कोई सैंडविच टाइप टाइप चीज आनी चाहिए, कि जैसा हमारे जिंदगी को भी अगर हम लें, हम दुनिया में आए हैं, हम 50 साल जी रहे हैं, 60 साल या 80 ईयर्स या 2 साल, तो हमारा बीच का टाइम है, मिडिल का टाइम है, और फिर हम जब इस दुनिया से जा रहे हैं तो वो हमारी एंडिंग है। तो जब हमारी खुद की जिंदगी के 3 हिस्से हैं, तो फिर इसी तरह हमने अपनी कम्युनिकेशन के भी 3 हिस्से ही रखने हैं। आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो, हेलो हाय करते हो, सलाम करते हो, अभी ये जो हमारा मिडिल पार्ट चल रहा है सारा, मैं आई थी, सलाम हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ये सारा मिडिल है। फिर जब हम जब जाएंगे तो एंड हो रहा होगा, हम कहेंगे ओके मेरा अलार्म बज गया, तो चलो हम क्लास को रैप अप करते हैं, कोई क्वेश्चन है तो बताओ एंड ऑल दैट, वो समझो कंक्लूडिंग की तरफ हम जा रहे हैं, एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो हर चीज के 3 हिस्सों में ये डिवाइडेड है आपकी कम्युनिकेशन भी। तो ये स्टार्ट होती है जिसको हम इंट्रो पैराग्राफ कहते हैं, मिडिल सेक्शन होता है जिसमें हम 1 2 3 4 5 जितने भी पैराग्राफ्स आपने बनाते हो, फिर आपका एक कंक्लूडिंग सेक्शन होता है जिसमें आप अपने उस पूरी पीस ऑफ राइटिंग को एंड की तरफ लेके जाते हो, कभी ना कभी तो वो खत्म होगा ना, वरना तो चलता ही रहेगा। तो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसी तरह पैराग्राफ को भी हमने कोशिश करनी है कि हम 3 हिस्सों में ही इसको रखें। हम स्टार्ट करेंगे, के ऊपर अभी हम पैराग्राफ लिखने वाले हैं। मिडिल सेक्शन अगर आप देख रहे हो, अगर विजिबल है ये, कि किसी भी सैंडविच के अंदर बहुत कम ऐसा होता है ना कि मक्खन लगा हुआ हो खाली, लेकिन फिर भी टोस्ट से तो अलग ही कोई चीज होगी। बर्गर के जो कवर है या स्लाइस है आपका, उससे तो कोई ना कोई चीज नीचे होगी ना, चाहे वो एक आपका एक ही लेयर हो ऑफ बटर और या एक ही लेयर ऑफ, फिर भी डिफरेंट होगा। और इसके नीचे आपका जो है वो कोई ना कोई एक और स्लाइस होगा, या बर्गर का जो वो है लोअर पार्ट है वो आपका होगा। तो आपने ये कंसिडर करना है कि जो मेरा टॉप लेयर है, टॉपिक सेंटेंस कहलाता है, यानी कि जिस पैराग्राफ का के ऊपर जो मैं टॉपिक लिखने वाला हूँ, या जो मेन आइडिया मेरे टॉपिक का है, वहां से मैंने स्टार्ट पकड़ना है। उसके बाद जो मिडिल सेक्शन होगा जिसके अंदर बर्गर्स हैं, आपके सैलड्स हैं, टोमेटोज हैं, चीज है, ये है वो है, वो समझो कि मेरी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है जो मैंने उस पैराग्राफ को भरने के लिए देनी है। और एंड में, नॉट नेसेसरीली एंड में, यूजुअली सेंटेंस हम ऐसा दे देते हैं, या एक सेंटेंस ऐसा बना लेते हैं कि अगले बंदे को थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि अब आप पैराग्राफ को एंड करने वाले हो, सारी बातें जो आपने कहनी थी वो ऊपर आपने कह दी है, नाउ यू आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पैराग्राफ। तो आपने अपने पैराग्राफ को भी कोशिश करनी है कि 3 हिस्सों में आप डिवाइड करो। ये एक समझो डिफॉल्ट चीज है कि आप स्टार्ट में होता है, माइंड में रखना। कल हम एक या आज ही शायद बात करेंगे तो आप कहोगे मिस अभी तो आपने कहा था टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट में होता है। अगेन ये एक डिफॉल्ट चीज है,
आसानी, जिसको जब हम कहो कि छोटे बच्चों को करते हैं कि पैराग्राफिंग कैसे करनी है, तो उनको ये बताते हैं कि बेटा स्टार्ट में ही बता दो किस चीज के ऊपर बात करने वाले हो, मिडिल के अंदर डिटेल्स लो, और फिर एंड करो। जब प्रोफेशनल राइटिंग्स होती हैं या आप लोग प्रोफेशनल राइटिंग भी करोगे, तो कभी कभी आपका ये जो मेन मुद्दा होता है वो सेकंड नंबर पे भी आ जाता है या थर्ड नंबर पे भी वो क्या क्यों आता है कि हम अभी मेन मुद्दे पे आए नहीं है, इधर उधर की थोड़ी सी बात कर रहे हैं, एक दो सेंटेंसेस हमने अपने मेन मुद्दे से रिलेटेड कोई टॉपिक पे बात की है। जैसे कि छुट्टी के ऊपर जाना है, डायरेक्टली छुट्टी नहीं मांग रहे हो आप, पैराग्राफ लिखना है आपने कि मैंने तब से कब तक जाना है। आप पहले दो तीन सेंटेंसेस लिखोगे कि जी यूजुअली आई नो कि हमारा जो कल्चर इस तरह का नहीं है कि आप अननेसेसरी छुट्टियां लो, जो अलॉटेड छुट्टियां होती है उसके अलावा आप छुट्टी नहीं ले सकते हो, मुझे पता है मेरी सारी अलॉटेड छुट्टियां खत्म हो चुकी हुई है जो 25 अलॉटेड होती हैं। फिर आप मुद्दे के ऊपर आओगे कि नहीं सर कोई इमरजेंसी है तो मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। तो उस पूरा पैराग्राफ किसके बारे में होगा? 5 दिन की छुट्टी पर। लेकिन जो पहले दो सेंटेंसेस आपने बोले हैं वो आपका मेन मुद्दा नहीं था। जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ोगे अपना भी या किसी फेलो स्टूडेंट का, या हम जब रीडिंग पैसेज करेंगे, तो फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट टू सेंटेंसेस में आपको शायद टॉपिक सेंटेंस ना मिले, थर्ड में मिले। तो वो थोड़ी से, अब हम जो मेच्योर राइटर्स इस तरह के होते हैं कि जो स्टार्ट में ही नहीं बताते, थोड़ा एक या दो जुमला इधर उधर का जर्नलाइज, लेकिन अगेन आपके मेन मुद्दे से रिलेटेड ही हो। जैसे अभी मैंने वो सैलरी की बात की थी, तो आपने सैलरी के ही बारे में, सॉरी छुट्टी के ही बारे में दो जुमले बोले हैं कि जो हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं है कि हम एक्स्ट्रा छुट्टियां ले सके। तो आप कहीं ना कहीं अपने रीडर को बता रहे हो कि ओके ये कोई ना कोई छुट्टी से रिलेटेड बात करने वाला है। अभी आप तीसरे चौथे सेंटेंस में जब रीडर पहुंचेगा तो उसको पता चलेगा, देखा मैंने, मुझे पहले दो जुमले पढ़ के ही आइडिया हो गया था कि ये छुट्टी। तो वो आपने मेन मुद्दे पे आप दो तीन सेंटेंसेस बाद आए हो, लेकिन आपने स्टार्ट के अंदर एक दो जुमले छुट्टी से ही रिलेटेड कहीं बोले। तो मेन आइडिया से जो उस पैराग्राफ का है रिलेटेड ही आप कभी एक या दो सेंटेंसेस लिख देते हो, फिर आप अपने मेन सेंटेंस पे आते हो जिसको टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं। और कभी कभी आप स्टार्ट से भी पकड़ सकते हो, वो दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं, दोनों ही सही हैं। जो लग रहा है हम वो करेंगे। एज फार एज अवर पेपर इज कंसर्न, हमें यही वाला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत कम है। अगर हम टॉपिक सेंटेंस में बाद में आ रहे हैं, पहले तो सेंटेंसेस अपने टॉपिक से एवं इधर उधर की रिलेटेड बोल रहे हैं, फिर टॉपिक पे आएंगे, फिर टॉपिक की डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे, तो हमारा पैराग्राफ 50-60 वर्ड्स का बन जाएगा, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 150 वर्ड्स हैं जिसमें हमने 5 पैराग्राफ्स लिखने हैं। तो हम पेपर के लिए ये वाला ही चीज अप्लाई करेंगे कि पहले ही जो स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ में ही हमने अपना मेन पॉइंट बता देना है कि किसके ऊपर मैं पैराग्राफ, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास कम है। अभी जब आप लोग ऐसे लिखना शुरू करोगे इनशाला, तो आप लोग के पास इतने इतने सारे आइडियाज आएंगे कि 150 के अंदर उसको कंसाइज करना मुश्किल होगा। शुरू शुरू में लग रहा होता है कि ऐसे लिखना मुश्किल होगा, लेकिन बाद में फिर इतने आइडियाज आ रहे होते हैं कि उसको फिर छोटा करना मुश्किल या कम करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों आप तक पहुंच रहे? ओके, थैंक यू जी। जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस कह सकते हैं, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं। मतलब इन सारों का ये होता है कि जो हमने टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया या पॉइंट या आइडिया इंट्रोड्यूस कराया पहले सेंटेंस में कि इस पर हम ये पैराग्राफ लिखने वाले हैं, उसके बाद जो हम उस मेन पॉइंट की डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको हम सपोर्टिंग भी कह सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। हम उनको जो है वो अपना एक्सप्लेनेशन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, सबऑर्डिनेटिंग इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। तो सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सपैंड ऑन द टॉपिक। इस चीज से आपको थोड़ा सा रेफरेंस देती हूँ मैं, कि जब हम टॉपिक वो सब्जेक्ट लिख रहे थे, मैंने आप लोगों को कहा था कि बेटा जब इंट्रो बना रहे हो तो उसी सब्जेक्ट लाइन को थोड़ा सा इलाबोरेट करना है, पूरी डिटेल्स नहीं देनी है, थोड़ा सा उस सब्जेक्ट लाइन को आपने सेंटेंसेस की शक्ल देनी है इंट्रो के अंदर। याद है ये पॉइंट? तो सेम इज द केस कि आपने जो टॉपिक सेंटेंस लिख दिया है, अब उसको डिटेल में उसकी तफसीलात बतानी है आप। उसी को समझो कि आपकी च्युइंगम है, उसको अब आपने खींच के जो है ना इधर तक लेके जाना है।
तो वो ऐसा तो नहीं कि दूसरी फिंगर को खींच रहे हो, उसी को खींचना है। तो जो आपका मेन पॉइंट आपने लिखा है, जो टॉपिक सेंटेंस लिखा है, उसी की इंफॉर्मेशन आपने नीचे देनी है। उसको हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस कह सकते हैं, उसको हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, उस मेन पॉइंट की जो हमने स्टार्ट। क्लियर हो रहा है इधर तक? गुड है। Should be presented in systematic way according to importance, time, operation, space। यहाँ इन बेशक छोड़ दो। प्रेजेंटिंग करना, अरेंज करना उन आइडियाज को बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए आउटलाइन बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मेन पॉइंट बनाया, उसके सेकेंडरी पॉइंट बनाए हैं 3। ये पहले मैंने लिखना है 1 2 3। कोई रीजन है ना, इसको मैंने 1 पे रखा है, कोई रीजन होगा उसको 2 पे रखा है, कोई रीजन है उसको 3 पे रखा है, प्लानिंग करते वक्त। तो जब मैंने मेन टॉपिक लिख दिया है, अब इस मैंने 3 को 1 पे ले आई, 2 को 3 पे ले आई, और 1 को मैं एंड पे ले आई, या कभी कभी कोई चीज डाली भी नहीं है। तो क्या होएगा, ये मिक्सअप हो जाएगा आइडियाज, सिस्टमैटिकली पुटिंग नहीं हुए हुए, अरेंज सही तरीके से नहीं हुए हुए। डाले तो मैंने सारे ही थे। अगला बंदा कहेगा मिस आपने 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स कहे थे बनाने को, डाले तो है मैंने, लेकिन ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, या आधे पौनी बात करके, और आप जल्दी से सेकंड पॉइंट के ऊपर चले गए हो, चाहे सीक्वेंस भी आपका अगर ठीक है तो आपने जो फर्स्ट पॉइंट है जितने उसके बारे में सोचा था कि मैंने चीजें डालनी है, सेंटेंसेस डालने, एक डालना है, 2 डालने, एक लंबा सेंटेंस डालना है, 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस डालने हैं। किस तरह आपने इस आइडिया को आपने पेन डाउन करना है, वो तरीके से किया है। ये नहीं है कि सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस चलो किसी बच्चों के ठीक होते हैं, लेकिन वो बात आगे अधूरी हो जाती है। कुछ बच्चों के सीक्वेंस आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ बच्चे कोई पॉइंट डालना भूल जाते हैं, कंप्लीटनेस आ रही होती है। वन ऑफ द सीन्स में आपकी कंप्लीट सी से कंप्लीट भी था कि क्लैरिटी नहीं होती, पॉइंट्स क्लियर डाले हैं, क्लियरली नहीं डाले, कंप्लीटली डाले हैं, अरेंजमेंट आगे पीछे है। तो वो जो तीनों पॉइंट्स बना लेना इस, या 4 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स बना लेना इज नॉट द ओनली वर्क, वो समझो आधा काम हुआ है। उसको हम तरीके से पेन डाउन किस तरह कर रहे हैं, टाइप कर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तभी तो रफ ड्राफ्ट तक पहुंचते हैं। अभी हम किसी को प्रेजेंट नहीं कर सकते, अपनी गलतियां हम खुद भी तो निकालेंगे, और हो जाती हैं गलतियां। तो वो यहाँ ये कह रहे हैं कि आपने सही तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, सही तरीके से उसको अरेंज किया है, सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया है उन आइडियाज को, कि नहीं। कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैंने दोनों तीनों चीजें डाल दी हैं, रादर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, कॉन्फिडेंट तो होना ठीक है। आपके सपोर्टिंग डिटेल्स में यहाँ लिखा हुआ है मे कंटेन एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशन। आपके पैराग्राफ की लेंथ पर डिपेंड करता है कि अगर हम कल परसों शायद आपके साथ या बैच 22 के साथ में कोविड के ऊपर हम बात कर रहे थे, या आपके साथ ही WHO पे बात कर रहे थे, कि अगर कोई रिसर्च हो और आप बता रहे हो किसी का, तो वहां आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो वो आपके पैराग्राफ की लेंथ पे और आपके उस टॉपिक पे डिपेंड करता है। कभी कभी पैराग्राफ की लेंथ हम ज्यादा नहीं कर सकते, 5 सेंटेंसेस का, लाइंस का बनाना है, लेकिन हमारा टॉपिक सेंटेंस ऐसा इंपॉर्टेंट है कि उसमें कहीं ना कोई ऑथेंटिसिटी मैंने दिखानी है। चाहे एक सेंटेंस ही सही, लेकिन मैंने किसी रिसर्चर या किसी साइंटिस्ट या किसी डॉक्टर या किसी हिस्टोरिकल बंदे का या कोई रिलीजियस बात जो है वो मैंने डालनी ही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिर रेफरेंस देना पड़ता है, कभी कभी एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं। ये सारी चीजें नहीं आती, लेकिन इनमें से कभी कभी कोई एक दो चीजें आपको हो जाती है। इसी वजह से यहाँ लिखा है मे कंटेन। कभी रीजनिंग्स देनी पड़ती हैं, कभी किसी चीज की डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है आपको, कभी कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने पड़ते हैं कि ये चीज इतने परसेंट अभी थी, इतने परसेंट जो है वो पिछले साल थी, तो इतने परसेंट हम प्रिडिक्ट करें कि अगले साल तक हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी स्टार्स वगैरह या फिगर डालने पड़ जाते हैं, सेकेंडरी या सपोर्टिंग सेंटेंस की शक्ल में। लेकिन जहां कॉजेज और इफेक्ट की बात नहीं होनी है, वहां सिर्फ फिगर्स की बात होनी है, तो वहां कॉज और इफेक्ट नहीं डाल सकते। जहां हमने स्टैटिस्टिक्स या कोई फिगर्स बताने हैं, तो वहां हम जो है वो रीजनिंग नहीं बता सकते। तो हमें पता होना चाहिए, एक्सक्यूज मी, कि कौन सी चीज हमने कहाँ करनी है। एंड इट डज नॉट लिमिट हियर, आगे उन्होंने लिखा हुआ है सो ऑन। ये तो सिर्फ एक चंद एग्जाम्पल्स हैं। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, अभी जो हमने बर्गर का कवर देखा था, आइडेंटिफाइज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। सिंपल, कि आपका पैराग्राफ पॉइंट पर किस मेन आइडिया के ऊपर होने वाला है वो आपका बताता है। वो आपका टॉपिक सेंटेंस की भी अगेन कोई लेंथ नहीं है, वो आपका एक लंबा सेंटेंस भी हो सकता है कि वो नीचे वाली लाइन तक जा रहा हो, और वो आपका एक शॉर्ट सेंटेंस भी हो सकता है।
तो इट इज ऑलवेज अ टॉपिक सेंटेंस, सेंटेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस मीन कि एक सेंटेंस में आपने अपनी बात को रख देना है। सेंटेंस स्मॉल शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड वगैरह भी हो सकता है, लेकिन वो टॉपिक सेंटेंस एक ही होता है। यूजुअली अपीयर्स, देखो यहाँ लिखा है यूजुअली अपीयर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। ज्यादातर जो है वो पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ही होता है, लेकिन आपको वो सेकंड थर्ड पोजीशन पे भी मिल सकता है। इट इज ऑफन द पैराग्राफ्स वेरी फर्स्ट। उन्होंने यही बात की हुई है, तो यहाँ की हुई है कि ज्यादातर वो पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है, बट लाजमी नहीं है कि टॉपिक सेंटेंस ही आपका पहला सेंटेंस हो। ये दो खुद पढ़िएगा जरा। ये डिफरेंट डिफरेंट समझो डेफिनेशंस दी हुई हैं इन्होंने, जो बच्चा जो चीज समझ ले, जो अंग्रेजी समझ में आ जाए। ये चार पांच डेफिनेशंस हैं टॉपिक सेंटेंस की। द पॉइंट द राइटर विशेस टू मेक अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जिस मुद्दे पे वो पैराग्राफ लिखने वाला है उसके ऊपर जो वो सेंटेंस क्रिएट कर रहा है, सब्जेक्ट से मुराद वो पॉइंट है जिसके ऊपर वो पैराग्राफ लिखने वाला है। Specific enough that the reader can understand the paragraph's main subject and point। सब्जेक्ट लाइन जो हम बनाते हैं ईमेल में और लेटर में, वो हमारी टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए कि नहीं, ताकि नीचे का खत या नीचे की ईमेल पढ़े बगैर टॉपिक सॉरी सब्जेक्ट लाइन पढ़कर हमारे रीडर को कुछ कुछ आइडिया हो जाए। खबर है, बुरी खबर है, क्या खबर है, फॉर दैट मैटर इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ चीज खरीदनी है, कुछ चीज बेचनी है, कुछ कुछ आइडिया हो जाता है। तो सेम इज द केस, हमारे इतना स्पेसिफिक होना चाहिए हमारा टॉपिक। जो मैंने कहा ना जर्नलाइज सेंटेंस बनाने होते हैं, वो टॉपिक सेंटेंस हम पहले बनाते हैं। टॉपिक सेंटेंस हमारा इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि रीडर को पढ़कर पता चल जाए कि जी आने वाले पैराग्राफ में इस चीज की बात हो रही है। अगर हम आने वाले हमने टॉपिक सेंटेंस लिखा है कि एडवांटेजेस ऑफ आईटी, ठीक है, तो हमने टॉपिक सेंटेंस में क्या, मैं एज ए रीडर मैंने किया है कि आप आईटी की कोई पॉजिटिव्स बताने वाले हो, ठीक है ना। तो अब आईटी को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है घरों के अंदर, वो अगर आप बता रहे हो तो वो गलत चीज हो जाएगी। जो घरों का यानी कि जो स्मार्ट होम्स होते हैं कि कहाँ कहाँ हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, तो वो उसके एडवांटेजेस डायरेक्टली। तो हमने जहां स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारा टॉपिक सेंटेंस क्या होने वाला है, तो हमने उसके सीधे सीधे एडवांटेजेस बताने हैं कि हम स्टडी पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हैं और वगैरह वगैरह। तो हम ना, हमारी जो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है वो हमारे मेन टॉपिक से रिलेटेड ही होनी चाहिए। वरना अगर हम कह रहे कुछ रहे हैं स्टार्ट में और बकिया इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो रीडर को हम कंफ्यूज कर रहे हैं एक, और अच्छे राइटर तो हम है ही नहीं। कहा तो हमने स्टार्ट पकड़ी थी ये। अब फॉर एग्जाम्पल आप कवर देख रहे हो बुक का, कि बायोलॉजी जो भी उससे रिलेटेड होगा, या फिजिक्स से फलानी चीज रिलेटेड टू फिजिक्स होगा, वो आपको पता होगा कि इसके अंदर ये टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि बुक की आपका टाइटल ये कह रहा है। फिजिक्स तो है, लेकिन फिजिक्स की क्या अंदर की चीजें, जब आप बुक खोलो तो आपको अंदर वो चीजें ही ना मिले। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो जो बुक का कवर बनाने वाला था उनसे कोई गड़बड़ हुई है, जो अंदर कंटेंट था उसी से रिलेटेड फिजिक्स से XYZ वो अपना कवर बनाते हैं, क्योंकि कवर ने हमें धोखा दे दिया, अंदर तो वो चीज नहीं थी। तो सेम इज द केस, रीडर कहेगा कि टॉपिक सेंटेंस ये था, पर नीचे इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं। ठीक है, कोई ग्रामर की गड़बड़ नहीं है, अंग्रेजी भी ठीक है, या पंजाबी में बना रहे हो या उर्दू में बना रहे हो, ठीक है, लेकिन टॉपिक रिलेटेड नहीं है। या ये बात यहाँ नहीं कहनी चाहिए थी, वो कहीं ऊपर या नीचे कह देते तो ठीक था। इस टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड उनकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैच नहीं कर रही है आपस में। तो वो रीडर के माइंड में जैसे जितने और जैसे जैसे और जितने जितने सवाल क्रिएट होते हैं, आप समझो हम उतने ही नेगेटिव में राइटर बन रहे हैं, कि हमारी फ्लो नहीं आ रहा है, बार बार जर्क्स आ रहे हैं। तो हमारी राइटिंग पढ़कर तो वो जर्क्स नहीं आने चाहिए, फ्लो में और स्मूथली हमारी राइटिंग को चलना चाहिए, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए एज अ राइटर। फिर आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस या कंक्लूडिंग सेंटेंस ही आप उसको कह लो, कि आप किसी तरह जो है ना अपने रीडर को बताते हो कि अब मैं एंड की तरफ जा रहा हूँ। नॉट ऑल हैव अ कंक्लूडिंग सेंटेंस, ये भी माइंड में रखिएगा प्लीज, कि नॉट नेसेसरीली कि हर पैराग्राफ के अंदर आपका एक कंक्लूडिंग सेंटेंस हो, बट आपका पैराग्राफ कहीं ना कहीं एंड जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि बस लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो और पैराग्राफ एंड ही नहीं हो रहा है, आपका फुल पेज नहीं पढ़ना। पैराग्राफ के एंड में हम कंक्लूडिंग सेंटेंस अगर लिखते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है उसको लिखने का,
अपनी बात को एक छोटे सेंटेंस में समराइज कर रहे होते हैं जो हमने ऊपर बोल दी होती है। कंक्लूडिंग का मतलब ही है कि वट एवर हैज बिन डन और सेड और रेड, जो भी वो हम उसको मिनिमाइज करके जो है ना ब्रीफली बता रहे हैं। वो टॉपिक से अपना कंक्लूडिंग सेंटेंस हो सकता है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो सकता है, कंक्लूडिंग चैप्टर हो सकता है, वो उसकी नौयत बढ़ती चली जाएगी। Excuse me, आज फिर करा। ओके, ये चेकलिस्ट जरा पढ़िएगा, क्योंकि हमें कुछ ऐसी चीजें माइंड में रखनी चाहिए कि जब हम अपने पैराग्राफ को एडिट कर रहे होते हैं, यानी कि वो रीचेक कर रहे हैं। थर्ड फेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस। मेरा टॉपिक सेंटेंस रेलेवेंट है, जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने नीचे लिखी हुई है उसी से मैचिंग है, उसी की इंफॉर्मेशन है। या टॉपिक सेंटेंस मेरा कुछ कह रहा है और अंदर इंफॉर्मेशन मेरी कुछ है। डू द फैक्ट्स डिटेल्स एग्जांपल्स डेवलप द टॉपिक सेंटेंस। जो मैंने फैक्ट्स और जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है या डिटेल्स दी हुई है, वो टॉपिक सेंटेंस के साथ मैच अप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इज देयर इनफ सपोर्ट कि कहीं मुझे यहाँ 2 से 3 या 4 सेंटेंसेस लिखने थे, मैंने सिर्फ एक टॉपिक सेंटेंस लिखा और सिर्फ 2 है। तो इनकम्प्लीटनेस की फील आ रही है, सामने वाले को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है। कभी कभी होता है आप कहोगे कि मिस नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा हो रहे थे, तो कैसे कम करें, इसलिए इंफॉर्मेशन खा नहीं सकते हम जस्ट बिकॉज के नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा हो रहे थे। फिर वहां वो कंसाइजनेस का एलिमेंट आएगा कि अपनी बात अगर आपके 4 सेंटेंसेस में या 5 में जा रही है और आप चाह रहे हो कि मैं 3 में कर दूं क्योंकि मेरे ज्यादा हो रहे हैं, तो हम 2 सेंटेंसेस रेंडम काट नहीं सकते हैं। हम उन 5 सेंटेंसेस की इंफॉर्मेशन को स्क्वीज अप करके 3 सेंटेंसेस में लेके आएंगे, या जो भी हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर 40 वर्ड्स में आपका जा रहा है कोई पैराग्राफ, तो कि मैंने जैसे आपको कहा कि डिवीजन आपने बेटा ऐसी करनी है कि 32, 33, 34 वर्ड्स में आपका पैराग्राफ होगा, तो 150 वर्ड्स हम कवर कर सकते हैं। तो 40 में अब आप ऐसा नहीं कि एंड के 4, 5, 6 वर्ड्स काट दो, तो 36, 34 बना दिया आपने। उस पूरे पैराग्राफ को हमने जो है वो किस तरह कंसाइज करना है कि मेरी जो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है कि मैंने काटनी है, वो मेरी जरूरी है तभी तो मैंने डाली है, लेकिन उसको मैंने तरीके से कि जो 6, 7 वर्ड एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं वो मैं कहीं एडजस्ट कर दूं कि अपने बकिया सेंटेंसेस में उसको शॉर्ट करके बना लूं, कंसाइज करके बना लूं। रैंडम इंफॉर्मेशन हम काट नहीं सकते हैं जस्ट बिकॉज पेपर के लिए भी कि जी नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा हो रहे हैं, या एक्चुअल में भी जो बॉस ने कहा था 2 पेज का डॉक्यूमेंट बना के लेके आना, ये तो मेरा 2.5 पे चला गया, चलो वो जो तीसरा पेज है आधा उसको रहने देते हैं। आधी इंफॉर्मेशन हम खा जाएंगे, क्वार्टर इंफॉर्मेशन हमारी इनकम्प्लीट रह जाएगी ना, तो वो डालनी है। लेकिन उस 2.5 पेज के डॉक्यूमेंट को हमने कैसे 2 पेज का डॉक्यूमेंट बनाना है, ये हम पर है। क्यों हम बढ़ गए? अगर बढ़ गए कोई बात नहीं, तभी तो वो रिवीजन होती है कि अब किस तरह हमने उसको कंसाइज करके 2 पेज के डॉक्यूमेंट में लेके आना है। और कभी कभी उलट भी हो जाता है, कभी कभी कम बन जाता है वर्ड, जैसे बच्चों के 140 बन गए, 130 बन गए, 125 बन गए, 128 बन गए, तो इसका मतलब है कि हमने इनफ सपोर्टिंग डिटेल्स नहीं दी। कहीं कहीं हमारे पैराग्राफ्स के अंदर इंफॉर्मेशन की कमी है, तभी हमारे नंबर। तो फिर हमने चेक करना है कि कहाँ मैं अगेन बगैर सोचे समझे ऐड भी नहीं करना, वो याद है कप्स वाला। ना ही बगैर सोचे समझे कोई चीज ऐड करनी है हमने, ना ही बगैर सोचे समझे कोई चीज हम रिमूव कर सकते हैं। कहाँ कोई चीज ऐड करनी है, किस जगह सेंस बना रही है, उधर ही हमने ऐड करना है। पेपर के लिए भी और एक्चुअली भी, कि नंबर ऑफ वर्ड्स बस मेरे 150 हो जाए, चाहे मैं किधर भी इंफॉर्मेशन डाल दूं, ऐसा नहीं चलेगा। इंट्रो में भरा दी, कंक्लूजन में डाल दी, 2, 3 वर्ड इधर डाल दिए, 2, 3 वर्ड इधर डाल दिए, अगर तो ऐसा रेंडमली चल के आपका पूरा डॉक्यूमेंट डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरह ऐसे जो है ना वो रेंडमली वर्ड्स फेंक देने हर पैराग्राफ में, और फिर पता चला कि जब कोई तीसरा बंदा पढ़ रहा है तो दैट दोस पैराग्राफ्स आर नॉट मेकिंग सेंस, इसका मतलब है कि जो हमने रेंडमली वर्ड्स फेंक दिए तो पैराग्राफ में वो गड़बड़ है। तो हमने सोच समझ के भी ऐड भी करना है और रिमूव भी करनी है अपनी इंफॉर्मेशन को। इज द मटेरियल प्रेजेंटेड इन अ सिस्टमैटिक वे, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अरेंजमेंट उसकी ठीक है। Thus one sentence leads smoothly to the next, ये कोहेजन में आता है, फ्लो आपका सही बन रहा है। टूटी टूटी इंफॉर्मेशन तो नहीं लग रही है, शुरू शुरू में होगा, गड़बड़ सारा उसी होती है, हमसे भी हो जाती है। मगर हमारी कोशिश ही होनी चाहिए, वो ये नहीं कह रहे कि परफेक्शन ले आओ, ना ही कोई आपको टीचर कभी कहेगा कि अपने अंदर अचानक जो है ना वो, मगर ये चीजें जरूर माइंड में रखनी है कि क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मेरे जो पीस ऑफ राइटिंग है वो एक फ्लो में जाए,
या पता होने के बावजूद मैं अपने उसी धुन में लिख रहा हूँ, इधर लिख दिया आधा सेंटेंस, फिर फुल स्टॉप डाल दिया, इधर आधा सेंटेंस लिख दिया, ये एक सेंटेंस लिख दिया, आपस में उनका कोई तालमेल ही नहीं, कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा। नोइंग कि मुझे रिलेशनशिप बनानी है, अगेन परफेक्शन कोई नहीं मांग रहा, लेकिन उसके ऊपर कोशिश कर रहे हो, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हुए पीस ऑफ राइटिंग कर रहे हो। स्पेशली राइटिंग करने के बाद जब आप रिविजन कर रहे हो, तो क्या इन पॉइंट्स को माइंड में रख रहे हो कि हाँ यहाँ गड़बड़ हो गई थी, तो अब मैंने बेहतर करना है, क्योंकि रफ ड्राफ्ट में गड़बड़ें हो जाती हैं, लेकिन रीचेक करते वक्त मुझे अपने काम को एडिट करना है और काइंड ऑफ फ्लो बनाना है, क्योंकि मैं खुद हूँ सामने वाले को माइंड में रखते हुए, तो मैं खुद ही अटक रहा हूँ किधर थी इंफॉर्मेशन, लेकिन क्योंकि खुद लिखा होता है तो विद इन स्प्लिट ऑफ सेकंड आपको समझ भी आ जाता है, लेकिन सामने वाले को नहीं समझ में शायद आए इतनी जल्दी, जितनी जल्दी आपने पिक कर लिया अपनी गलतियां, उसको खुद ही कनेक्ट कर दिया, हाँ हाँ मैं यही कहना चाह रहा था, तो वो तो हम कहना चाह रहे थे, सामने वाले को कैसे पता चला कि हमारे माइंड में क्या था। और हमने तो वो ब्रिज को, तो कहते हैं ना कि जब लकड़ी टूट गई है तो कुछ भी करके ब्रिज बना दिया है, मगर वो बंदा कैसे ब्रिज बीच में बनाएगा जब उसको पता है इधर भी लकड़ी उधर भी लकड़ी बीच में खाली चीज है, तो हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू फिल अप दैट गैप। बहुत मुश्किल होगी, फिल तो कर भी देंगे वो, लेकिन मुश्किल हो जाएगी वो गैप को फिल करने में। तो इस वजह से हमारा एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ फ्लो में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि आपने जो इंपॉर्टेंट तरीन बात कहनी थी वो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में होनी चाहिए, उसके बाद फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। तो हमारा ना सिर्फ पैराग्राफ में सेंटेंसेस का आपस में कनेक्शन और फ्लो होना चाहिए, पूरे पीस ऑफ डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ्स का भी आपस में, पैराग्राफ्स के साथ जो है वो फ्लो और सिस्टमेटिक एक अरेंजमेंट होनी चाहिए। ये मैं हाँ से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कुछ इस तरह का इमेज, जब हम अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, ये हमने आउटलाइन में बनाया था कि अपने आइडियाज को, अभी एमेच्योर राइटर्स हैं, बड़े बड़े राइटर्स भी आउटलाइन बनाते हैं, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी आउटलाइन बनाएं, ताकि हमसे कम से कम गलतियां हो, कि फर्स्ट में कौन सा मेन आइडिया है जो मैंने पुट इन करना है, कौन सी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है जो मैं पुट इन करूंगा, और कौन सी थर्ड। नॉट दैट कि ये हमारी पीस ऑफ राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए मैं आपको लोगों को एडवाइस कर रही हूँ। अगर आपको याद, आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, शेयर भी किया था, यहाँ ये रिक्वायरमेंट है, ये 10 मार्क का सवाल है आप लोगों का। नॉट दैट के टीचर चाह रही है तो हमें करना है, या हमारी राइटिंग अच्छी हो जाए तो हमें कर लेना चाहिए, ये पेपर के लिए 10 मार्क का सेक्शन है आपका, तो ये हमें करना ही करना है। सेलफोन से अगर बच्चों बाहर निकल आओ तो सामने प्लीज देख लो, फिर वही बच्चे बाद में बार बार बड़ा सिली क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, और क्योंकि वो कर रहे होते हैं, तो ये पॉइंट हमने बनाना ही बनाना है। तो ये पॉइंट अचानक फाइनल एग्जाम वाले दिन हम नहीं बना सकते, तो जब जब हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे हमारी पीस ऑफ राइटिंग की, तब तक पहले स्टार्ट पकड़ना है कि हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, फलाने टॉपिक के ऊपर आइडियाज निकालने हैं कि क्या पैराग्राफ्स मैंने लिखने हैं, उसके बाद आउटलाइन बनाकर फिर हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के ऊपर और अपना असली ऐसे लिखना शुरू करते हैं। स्ट्रेट अवे ऐसे नहीं लिखेंगे, क्लास में भी आपको इसी तरह की प्रैक्टिस होगी, ताकि वहां भी आपको आदत हो फौरन ही कि आपने राइट हैंड साइड पे जो बॉक्सेस फिलअप करने 10 मार्क्स के, पहले वो फिलअप करोगे, उसके बाद फिर आप अपना 20 मार्क्स का ऐसे लिखो। अच्छा, इस पैराग्राफ को पढ़िएगा, बड़ा छोटा सा है और वो है इंटरेस्टिंग सा है। रीड इट टू योरसेल्व्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी। ये टिपिकल रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, स्टार्ट मिडल एंड एंड। इसमें कलर कोऑर्डिनेशन नहीं आ रही, आई एम सो सॉरी, वरना रेड ब्राउन और ब्लू है। प्रोजेक्टर में नहीं आ रही होगी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आ रही होगी डिफरेंट कलर्स। नजर पढ़ ले तो बताइएगा बेटा। डन।
अच्छा, टॉपिक सेंटेंस हमारा जारी पता है वो हाईलाइटेड है, फर्स्ट है इस तो क्या है? द डॉग रोमियो इज सो मच फन टू प्ले विद। यानी कि कोई बंदा जो राइटर है वो अपने डॉग के बारे में बात कर रहा है कि उसके साथ खेलते वक्त बड़ा मजा आता है, ऐसा ही है। लेकिन अगर जो ब्लू सेक्शन है उसके अंदर हम बेशक डॉग से ही रिलेटेड, रोमियो से ही रिलेटेड, वो ये बंदा कह दे कि जी मैंने कहाँ से लिया था रोमियो, या ये मेरे को डॉग था उसका पपी है जो कि अब बड़े साइज में डॉग बन गया है, और वो काले रंग का था जो बड़ा वाला हमारा डॉग था, या अगर कहीं से खरीदा है तो मैंने अपने बर्थडे पे जो है ना पापा को कहा था कि मुझे पेट शॉप लेके जाएं, वहां से हमने इसको लिया था, और मेरे बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं अपना जो पपी होगा उसका नाम रोमियो रखूंगा, तो मैंने उसका नाम रोमियो रखा था। सारी बातें आप डॉग और रोमियो की ही कर रहे हो, लेकिन क्या वो टॉपिक सेंटेंस से मैचिंग है? कहीं कोई फन, कोई मजा, कोई खेलना, हाउ आई स्पेंड टाइम विद माई डॉग, कोई इन्फो दी हो ना, मतलब मैंने दी कोई बीच में सेंटेंसेस में? तो बात तो आपने रोमियो की है, बात तो आप उसी डॉग की कर रहे हो, लेकिन बैठ नहीं रहा है ना वो, कहीं शायद नीचे जाके या स्टार्ट में रादर आपको बतानी चाहिए थी वो चीज कि मैंने, मेरे पास ये डॉग आया कैसे। कि डॉग की कहानी देखो, कहानी का भी तो बेटा एक स्टार्ट होता है, मिडिल और एक एंड, बेतरतीबी से तो कोई कहानियां भी नहीं होती, बहुत कम जिंदगी की कहानियां होती हैं जो उलट पुलट होती हैं। अगर मैं यूजुअली की बात करूं तो एक सेंस बना रहा होता है। तो अगर पैराग्राफ को मिडिल में कुछ लिख दिया है, और टॉपिक सेंटेंस आपका एक और था कि हाउ आई फाउंड रोमियो डॉग, उसके अंदर आपने ये इन्फॉर्मेशन लिख दी है, क्योंकि आपकी आउटलाइन में सारी इन्फॉर्मेशन बनी हुई थी, आपने टॉपिक सेंटेंस के नीचे कोई और इन्फॉर्मेशन लिख दी, उस टॉपिक सेंटेंस के नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन लिख दी। उसके नीचे लिखना था कि हमने खरीदा कहाँ से, या ये मेरे पास आया कहाँ से, आपने लिख दिया कि हाउ यू स्पेंड टाइम विद द डॉग, और इसके नीचे आपने लिख दिया है कि था कि आप किस तरह टाइम स्पेंड करते हो या कितना मजा करते हो। उसके साथ आपने बता दिया कि जी मैंने खरीदा कहाँ से था, या एंड वाली स्टोरी अगर आपने बता दी है कि जी जो है ना वो मेरे फूफा जो है ना वो मेरा डॉग ले गए, और क्योंकि हमने शहर से मुल्क से बाहर जाना था तो फिर ये डॉग हमने मजबूरन फूफा को देना पड़ गया, तो वो तो एंड हो गया, तो वो कहीं बीच में तो नहीं डाल दी। तो बात पूरे तीनों चारों पैराग्राफ जो डॉग की ही हो रही है, पढ़ने वाले को समझ में आ रहा होगा, लेकिन वो कहेगा किधर की बात किधर, यहाँ ये मतलब ये वो अटक ही जाएगा जो रीडर है। तो वो चीज हम नहीं चाह रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है मिडिल सेक्शन भी चाहे इतना बड़ा हो चाहे 2 लाइनों का हो, हमारे टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड ही होना चाहिए। मेन पर्पस ये था ये एग्जाम्पल दिखाने का। अच्छा, और ट्रांजिशन वर्ड्स के पता हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, हाईलाइट करती हूँ मैं। अभी इसमें आप देख रहे हो कि इन्होंने लिखा वन रीजन ही इज फन इज बिकॉज ही लव्स टू प्ले कैच। एक रीजन ये है कि डॉग को कैच कैच खेलना बड़ा अच्छा लगता है। व्हाट्स सो फन अबाउट फॉलोइंग द राउंड द हाउस, अब इन्होंने एक वर्ड डाला यहाँ एडिशनली, ठीक है, एक वर्ड डाला है उन्होंने फाइनली। तो ये जो वर्ड्स होते हैं या इनसे मिलते जुलते और वर्ड्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, बुक में बहुत मिनिमाइज पॉइंट से उन्होंने मेंशन किए में, जस्ट बिकॉज ताकि टीचर्स आप लोगों के साथ मजीद इंफॉर्मेशन इसकी शेयर कर लें। या ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, ट्रांजिट का मतलब होता है कि रुक कर आगे मूव ऑन करना, तो ये ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं कि आप एक पॉइंट से मुड़कर दूसरे पॉइंट के ऊपर जा रहे होते हो। एक इन्फॉर्मेशन आपने दे दी कि जी वो उसको खेलना बड़ा पसंद है, अब दूसरी इन्फॉर्मेशन आप ये दे रहे हो एडिशनल, एडिशनल इंफॉर्मेशन हम ये दे रहे हैं। इन एडिशन का भी वर्ड होता है। तो ये जो वर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, कोशिश ये हमने करनी है कि क्रिएटिव राइटिंग के अंदर हमने ये वर्ड्स को भी यूज करना है। अंदर हमारी चाहे सिंपल इंग्लिश होगी, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हम अगर स्टार्टर्स अपने अच्छे पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं ना कि अगर एड वो क्या कहते हैं ट्रेलर जो है ड्रामे का अच्छा होगा, कैची होगा, तो चाहे अंदर ड्रामा इतना मजे का ना भी हो या ओके हो तो भी आप देखोगे, एटलीस्ट वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो वर्ड्स हैं आपके स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं, तो ये अट्रैक्ट करते हैं आपके रीडर को। अंदर चाहे आपने सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई हो, एज लॉन्ग एज रेलिवेंट हो और आपके टॉपिक सेंटेंस से मैच करती हो, लैंग्वेज बेशक आपकी सिंपल हो, तो इन वर्ड से भी बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वो बच्चों की मैं बात करूं जिनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है कि हम अपने वर्ड चॉइस को कैसे बेहतर करेंगे या अपना विकेबलरी को कैसे बेहतर करेंगे, सिंपल इंग्लिश अंग्रेजी अंदर लिखो चलेगा, आप स्टार्टर्स अच्छे पढ़ो, तो आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ जाता है फॉर द रीडर। ये आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी कुछ इमेजेस, एक दो दो स्लाइड्स के अंदर भी हैं। इस इमेज में मुझे याद है एक और इमेज शायद आप लोग के साथ में शेयर कर चुकी है, वो जो गार्ड की थी,
की थी ना, हाँ वो बैच 22 के साथ अभी तक मैंने नहीं किया। अच्छा, ये दो ऑब्वियसली डिफरेंट अटायर हैं। ज्यादातर अगर हम बात करते हैं कि ईद वगैरह की, तो ईद वगैरह के ऊपर हम इस तरह के कपड़े पहन लेते हैं ना। इवन तो अगर हम रोजमर्रा नहीं पहन रहे या जुम्मे के ऊपर पहन लेते हैं, तो कम से कम अगर हम इस तरह की कोई चेन्स वगैरह या बहुत ज्यादा इस तरह की करते हैं, तो बहुत कम लोग आपने मस्जिद में भी देखे होंगे तो वो आ जाते हैं। यूजुअली हमारी ईद वगैरह पे तो कोशिश होती है ना कि हम अपना ट्रेडिशनल वेयर कर ले, इवन तो हम नहीं करते। तो जब हम गलत जगह पे गलत चीज को प्रेजेंट करेंगे या पहन के आ जाएंगे या कुछ करेंगे, तो सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन अलग पड़े गलत पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं फौतगी की बात करूं, खुदा ना खास्ता कहीं फौतगी हो जाती है, तो हम अगर बहुत ज्यादा मेकअप, मैं लेडीज की बात करूं, हाई हील्स पहनी हुई है, चार पांच छह अंगूठियां हैं, और मतलब यूं ऐसे लग रहा है कि बस अभी उठ के जो है ना किसी हाईटी के ऊपर जाने वाली हैं या हाईटी से उठकर आई हैं, तो वो बड़ा ऑकवर्ड सी चीज लगेगी। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, लेकिन बहुत ऑकवर्ड लगेगा। तो सेम इज द केस, अगर हम शादी के ऊपर जा रहे हैं और बिल्कुल एक खुशी का माहौल है और बहुत ही अजीब किस्म की हमने ड्रेसिंग की हुई है कि ऐसा लग रहा है कि पजामा और टी शर्ट के अंदर ही हम आ गए हैं या समथिंग, तो वो एक ऑकवर्ड हो जाती है। तो जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से आपने अपनी पीस ऑफ राइटिंग को भी डील करना है। जो सिचुएशन अगर मेरी रिक्वायर कर रही है कि यहाँ मैंने सीक्वेंस के अंदर जाना है, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, लास्टली, उससे पहले उसके बाद, तो हमने उसी तरीके से उस पीस ऑफ राइटिंग को केटर करना है। हम हर जगह हर तरीके से नहीं उठते बैठते लाइफ में, तो इसी तरह हर चीज को एक तरह हम हैंडल नहीं कर सकते। जो उर्दू का मुहावरा है, एक लाठी से सबको नहीं हाँकना, इफ यू गाइस नो द मीनिंग ऑफ इट। सो आप ये कहो कि अच्छा बस मैंने पैराग्राफ लिखना सीख लिया है, 5 पैराग्राफ बनाने, कुछ भी आ जाएगा तो उसके ऊपर मैं 5 पैराग्राफ बना लूंगा, ये मैं पेपर की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें दो डिफरेंट एसेज आने हैं। एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे आना है, एक कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे आना है। हम दोनों को एक तरीके से कैटर नहीं कर सकते। उसका फॉर्मेट डिफरेंट है, उसका फॉर्मेट डिफरेंट है। बेशक दोनों में 5 5 पैराग्राफ बनाने हैं, दो बेशक दोनों में कंक्लूडिंग पैराग्राफ बनाने हैं, बेशक दोनों में इंट्रो पैराग्राफ बनाने हैं, बेशक दोनों के 150 वर्ड्स हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पे जो बॉक्सेस फिलअप करने हैं वो डिफरेंट तरीके से हैं। जो आपके 3 बॉडी पैराग्राफ्स है, जो मेन एसेंस है आपका ऐसे का, वो डिफरेंट तरीके से आपने हैंडल करना है। तो ये बताने का मकसद ये था कि अगर अब्बू ने जो है वो वेजिटेबल पुलाव बना के दे दो आज, आप दे तो चावल ही रहे हो उनको, लेकिन आपने कुछ ऐसा दे दिया बस ऊपर से बॉइल्ड चावलों के ऊपर कुछ डाल के, तो वो आपका वेजिटेबल राइस तो ना हुई, कहने को तो राइस ही थी। अगला बंदा कह कि जी मैंने 150 वर्ड्स लिख तो दिए थे, ऐसे लिख तो दिया था, 5 पैराग्राफ बना तो दिए थे, क्यों नहीं आए मेरे मार्क्स? वो इसलिए नहीं आए कि हमने जो मिडिल अगर 40 पैराग्राफ्स के, वो हमने सही तरीके से नहीं लिखे, या इंट्रो हमने इनकम्प्लीट लिखा, या इंट्रो में सारी डिटेल, मैक्सिमम डिटेल्स हमने दे दी, कंक्लूडिंग के अंदर हमने वो चीजें डाल दी जो हमने डालनी ही नहीं थी। तो कहने को सिर्फ ओवरऑल नहीं देखना कि 5 पैराग्राफ्स थे, 150 वर्ड्स थे, तो मुझे मार्क्स क्यों कम आए। ये सर्टेन रीजन है, इन वजह से मार्क्स कम आते हैं कि दे आर नॉट ओनली लुकिंग फॉर वो हमसे सारे के 150 वर्ड दो और 5 पैराग्राफ को कहानी खत्म। वो ये कह रहे कि तरीके से जो चीजें हमने मांगी है, तो आप तरीके से चीज दो, जो मांगी है वो दो, जो नहीं मांगी वो ना दें। अच्छा, एक और तरीका समझाने का आप लोगों को कि डिफरेंट तरीके से देखो, सिचुएशंस भी बच्चा लाइफ में हम डिफरेंट तरीके से, कभी गुस्सा आ रहा होता है तो अगले पे गुस्सा कर देते हैं, कभी गुस्सा आ रहा होता है नहीं कर सकते, चुप करना है, इधर उधर हो जाएंगे अगर गुस्सा आ रहा है। तो हम चीज हर जगह हर वो चीज नहीं कर सकते, कभी कभी हमने अपनी लाइफ में आनी पड़ती है अपने जात के अंदर। तो सेम इज द केस कि पैराग्राफिंग भी हम एक तरीके से नहीं कर सकते। अभी आपके सामने है, ये एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग्स कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। लाइफ में जितनी भी बिल्डिंग्स देखी हैं, सारी एक जैसी हैं, छोटी को बड़ी, कोई लंबी को पतली, कोई किसी का कलर डिफरेंट, कोई ब्रिक्स की है, कोई मट्टी की है, समथिंग डिफरेंट है ना। कहने को तो वो बिल्डिंग्स ही हैं। तो इसका मतलब है कि जब वो डिफरेंट हैं, उनकी सिचुएशन या नौयत या बनाने वाले की मर्जी या बनवाने वाले की मर्जी ऐसी थी कि मुझे ऐसी नहीं वैसी चाहिए, कहने को वो बिल्डिंग ही होगी, उसमें खिड़कियां भी होंगी, दरवाजे भी होंगे, बिजली का भी कोई ना कोई बंदोबस्त होगा। तो इंग्रेडिएंट्स हैं या मेन चीजें हैं, रिक्वायरमेंट वो पूरी होंगी, लेकिन खिड़की किसी की 6 बाय 7 फीट की होगी, किसी की 2 बाय 2 की भी हो सकती है, खिड़की तो है। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है कि हमने ऐसे तो बनाना है, पीस ऑफ राइटिंग तो करनी है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट करनी है।
बार बार मैं इसलिए ये भी कह रही हूँ कि आपने क्रिएटिव राइटिंग को प्रोफेशनल राइटिंग से, प्रोफेशनल राइटिंग को क्रिएटिव राइटिंग से डिफरेंट रखना है। के अंदर हमने वो रिफ्लेक्ट नहीं करना कि यहाँ मैं बहुत क्रिएटिविटी दिखा रहा हूँ और वहाँ ऐसे के अंदर मैं बहुत प्रोफेशनल कर रहा हूँ। वो आपकी अलग पीस ऑफ राइटिंग है, वो आपकी अलग पीस ऑफ राइटिंग है। तो यहाँ वो आपकी दो चीजें चेक करें, एक आप उनको क्या चीज प्रोड्यूस करके देते हो, और हमने जो ऑलरेडी दिया हुआ है आई कैप वालों ने जो क्वेश्चन, वो आप किस हद तक अंडरस्टैंड कर रहे हो। वो हमारे दोस्त करें हमारी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स कि जो उन्होंने दिया वो हमारी इनपुट कितना हमें आ रहा है, और जो हमें उनकी बातें समझ में आ रही है, उनके टॉपिक्स या सिचुएशन समझ में आ रही है, तो हम उनको लिख कर कितना दे रहे हैं, यानी कि हमारा हमारी तरफ से आउटपुट क्या है, हमारी कॉम्पोजिशन जिसको कहते हैं, या हमारी क्रिएशन क्या है। तो वो दो चीजें स्किल्स हमारी चेक करें, हमारी अंडरस्टैंडिंग यानी कि इनपुट और आउटपुट। तो वो कह रहे हैं कि इनपुट तो चलो, लेकिन आउटपुट तो जैसे उसने ईमेल लिखी थी वैसे ही उसने ऐसे लिख दिया। तो हालांकि वहां भी 150 वर्ड्स हैं, इधर भी 150 वर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है। तो इन चीजों का प्लीज ध्यान रखिएगा कि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड चॉइस, टोन आपकी वो डिफरेंट होगी प्रोफेशनल और ईमेल राइट, सॉरी, ऐसे राइटिंग से। ये दोनों चीजें पढ़िएगा जरा। जैसे कि एक घर है और एक हफीज सेंटर, अगर आप लोगों ने देखा, ऊंची सी को बिल्डिंग होगी, ठीक है ना, जिसके 15 20 25 फ्लोर हैं, और एक नॉर्मल घर है जिसके 2 फ्लोर्स हैं। तो उस आर्किटेक्ट ने या इंजीनियर ने वो बनाया होगा, 2 फ्लोर के बाद बस छत बना दी, उसने 12 13 माला के ऊपर ले गया, फ्लोर्स के ऊपर बना दी। तो हर आर्किटेक्ट या हर इंजीनियर का या बनाने वाले का तरीका उसका डिफरेंट होगा। बहुत कम ऐसे वो कौन है वो इंडिया वर्टिकल है ना बिल्डिंग, अंबानी। तो वो एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर इन द वर्ल्ड। तो वो एक अलग बात है कि उनका घर ही ऐसा है कि बंदे को वो लगे। तो ऐसी सिचुएशन में भी राइटर्स भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। वर्ड स्ट्रक्चर को माइंड में रखना, जैसे कि बिल्डिंग और आर्किटेक्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब आपने क्या लाइफ में हमेशा एक ही शेप और एक ही कलर का और एक ही टेस्ट का केक खाया होगा, या पेस्ट्रीज देखी होंगी या खाई होंगी? कोई डिफरेंट साइज की पेस्ट्रीज होती है, कोई डिफरेंट कलर की पेस्ट्रीज होती है, कोई डिफरेंट फ्लेवर की पेस्ट्रीज होती है। कहने को तो वो पेस्ट्रीज ही हैं। केक भी ऐसे ही होते हैं, कोई फ्रूट वाला, कोई क्रीम वाला, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई हार्ट शेप का, कोई। तो कहने को तो वो केक ही है, कोई भी बंदा उठा के ले जाए, महंगे सस्ते भी होते हैं। तो वो इसी तरह जब दुनिया में अगर अपने आसपास देखोगे, बाकी इतनी सारे मॉडल्स और इतने सारे डिफरेंट सैंपल्स हैं, तो फिर अगर ये बेचारे राइटर्स भी अलग स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इनका भी हक बनता है एज अ राइटर टू बिल्ड अप और मेकअप विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तभी तो, वरना एक ही बंदा जो है वो हॉरर, वही कॉमेडी लिख देगा, वही रोमांटिक लिख देगा, वही वो जो साईफाई होती है वही लिख देगा। डिफरेंट राइटर्स भी क्यों है? क्योंकि उनका बनाने का या लिखने का तरीका एक अलग तरीके से है। तो ईच स्ट्रक्चर कम्युनिकेट आइडियाज इन अ डिफरेंट वे। अभी जैसे मैंने बात की, हॉरर अलग तरीके से अपने आइडियाज को पुट इन करेगा, रोमांटिक वाला अलग तरीके से करेगा, जो आपका कॉमेडी राइटर है वो अलग तरीके से करेगा। चैप्टर्स उसके भी हैं या पैराग्राफिंग उसकी भी है, एंडिंग और स्टार्ट और मिडिल उसका भी है, लेकिन अंदर से सिचुएशन हमारी डिफरेंट है, तो इस वजह से हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अगर तो ये रीडेबल है तो पढ़िएगा ऊपर वाला। ऑनलाइन वालों को जरा ज्यादा डिफिकल्टी होगी पढ़ने में, उतना ज्यादा स्क्वीज अप लग रहा है। अगर हम कॉज एंड इफेक्ट के पीस ऑफ राइटिंग की बात, जहां हमारे पास कोई टॉपिक हो जिसमें हमने उनके रीजंस, वजूहात बतानी है, और हमने उन वजूहात के असरात बताने हैं, जो कि ये आपका पेपर में आएगा कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे, कि ऐसी कोई टॉपिक होगा कि भी क्या रीजन थी कि ये हुआ। अब जैसे कोविड है, हर बंदे का अपना एक होगा कि कोविड क्यों आया है, रीजन क्या हो सकती है। अब वो आ तो गया, हो तो गया, तो दुनिया में उसका इफेक्ट क्या हुआ। तो जब हमने किसी किसी भी टॉपिक के ऊपर कॉजेज और इफेक्ट्स के ऊपर बात करनी होती है कि वो क्यों वजूद में आई चीज, और आ गई तो उसके असरात क्या हुए। तो जब हमने इस ऐसे पीस ऑफ राइटिंग करनी होती है या इस स्ट्रक्चर के ऊपर पीस ऑफ राइटिंग करनी होती है, तो फिर सर्टेन विकैबुलरी को यूज किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये पीस ऑफ राइटिंग जो है
ओके, कॉज एंड इफेक्ट की है। ये पीस ऑफ राइटिंग अच्छा कंपेयरिंग और कंट्रास्ट की हो रही है। अच्छा, ये पैराग्राफ जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता रहा है। ओके, ये जो पीस ऑफ राइटिंग है ये प्रॉब्लम सोल्यूशन को डिस्कस करने वाली है। तो कैसे हमें लगेगा वो चीजें, तो वो हम अपनी विकैबुलरी से ही, जैसे मैंने फर्स्ट डे भी शायद आप लोगों को कहा था कि हमारे पास रिटन में वर्ड्स ही होते हैं जिनके साथ हमने प्ले करना है। वो आपकी डील मेक भी कर सकती है, ब्रेक भी कर सकती है। आपका जम्बल्ड अप भी हो सकता है एक ऐसे, और क्लैरिटी के साथ भी हो सकता है कि हाँ ये कॉज एंड इफेक्ट का है, हाँ ये आर्गुमेंटेटिव है, हाँ ये प्रोफेशनल राइटिंग है, और हाँ ये कॉमिक राइटिंग है। चारों पांचों में हमने वर्ड्स ही यूज किए उसी एक राइटर ने, लेकिन उन्होंने डिफरेंट तरीके से वर्ड चॉइस की हुई है, अपने स्ट्रक्चर बनाए हुए सेंटेंसेस का। तो वही एक राइटर, आप लोग भी दो दो काम करोगे, अभी कॉज एंड इफेक्ट भी करोगे, आर्गुमेंटेटिव भी करोगे, वो प्रोफेशनल भी कर रहे हो। तो एक ही बंदा जब तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग करे, इसका मतलब है कि हम डेवलप कर सकते हो, और एक ही बंदा वो तीन काम भी कर सकता है। तो हमने सिर्फ क्या है, वर्ड चॉइस से, टोन से, स्टाइल से, हमने जो है ना वो बताना है कि ये प्रोफेशनल है, ये कॉज एंड इफेक्ट है, और ये मेरी आर्गुमेंटेटिव है। अगर मैं आपको एक दिन में या वीकेंड के ऊपर तीनों ही काम दे दूं, तो तीनों काम आपके डिफरेंट होने चाहिए। नजर कोई अगर तीसरा बंदा भी पढ़े तो वो कहे कि हाँ ये पता चल रहा है, तो हमने हेडिंग नहीं दी हुई, ये पता चल रहा है कि ये लेटर है। चाहे आपने लेटर का फॉर्मेट भी ना लिखा हो, आप सिर्फ पैराग्राफ लिख कर किसी को दे दो, बंदे को पढ़ाओ, तो वो अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि हाँ ये बॉडी पैराग्राफ आपका लेटर लग रहा है या ईमेल लग रही है, ये या प्रोफेशनल राइटिंग लग रही है, ये वाला सेक्शन जो आपका ऐसा लग रहा है कि किसी वजूहात के ऊपर आप बात कर रहे हो, ये वाला आपका लग रहा है इसके ऊपर बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, यानी कि आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। तो अगर ये अकॉम्प्लिश हो जाता है, इसका मतलब है कि हम अच्छे राइटर हैं, क्योंकि हम एक ही बंदा तीन डिफरेंट तरीकों से तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को केटर कर पा रहा है। तो हो कमिंग बैक, नीचे वाला पढ़िएगा। द नाइट स्नो स्टॉर्म। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ बातें समझ आ रही है? आपके घर से थोड़ा थोड़ा हार्ट अटैक हो जाता है टीचर, और मैं इस उम्र में हार्ट अटैक अफोर्ड नहीं कर सकती। अभी भी नहीं आए? द नाइट स्नो स्टॉर्म हैड मेनी इफेक्ट्स। ये जो येलो में इफेक्ट्स वर्ड है, ये टॉपिक सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि ये पीस ऑफ पैराग्राफ जो है effect के ऊपर बात करने वाला है विद द वर्ड अफेक्ट, क्योंकि उन्होंने यहाँ डाला है। और वो कहीं ना कहीं किसी रात की या कोई स्टॉर्म की बात करने वाले हैं पैराग्राफ के अंदर। ऐसा है कि नहीं है वो भी हम देखते हैं। पीपल वर आउट shoveling snow from their sidewalks। ये वाला जो सेकंड सेंटेंस है, ये पहले वाले सेंटेंस से मैच कर रहा है कुछ कुछ। पहले वाला सेंटेंस क्या है, इसका मतलब क्या है? बर्फबारी। स्नो स्टॉर्म मतलब बर्फबारी। तो नीचे वाला सेंटेंस बर्फबारी की बात कर रहा है। शवलिंग स्नो फ्रॉम साइडवॉक्स, यानी कि स्नो को साइड पे करना विद बड़े बड़े स्क्रेपर्स के साथ। द पावर लाइंस वर रैप्ड विद आइस। इधर भी कहीं ना कहीं बर्फ की ही बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, स्नो ब्लोज ड्रोव डाउन एवरी स्ट्रीट, कि इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही थी कि वो तकरीबन जो है वो सारी सड़कों को उन्होंने बंद कर दिया था। चिल्ड्रन वर द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल। ज्यादातर बारिश वगैरह होती है यहाँ से मौसम में, बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं, स्नोमैन बनाते हैं और एक दूसरे के साथ वो कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ इतना नहीं होता बाहर के मुल्कों। द एक्सपेक्टेड स्नो caused स्कूल टू कैंसल्ड। अब मुझे ये पूरा पैराग्राफ एक दफा फिर पढ़ के बताना कि इसमें अफेक्ट क्या निकला स्नोफॉल होने का, यानी कि असर क्या निकला। वो तो होगी, रीजन उसका ये हो सकता है कि जी दिसंबर जनवरी में होती है XYZ जगह स्नोफॉल जो है, उसका असर क्या निकला स्नोफॉल होने का। गुड है, स्कूल बंद हो गया, यानी कि ये समझ आ जाएगा इंशाल्लाह आगे भी। और खुले अल्फाजों में लिखा हुआ भी है, द अनएक्सपेक्टेड स्नो कॉज्ड स्कूल टू बी कैंसल्ड, यानी कि रिजल्ट उसका ये निकला हैवी स्नोफॉल का, कि नतीजतन स्कूल वालों को या कॉलेज वालों को बंद करना पड़ा। हमारे यहाँ नहीं करते।
तेज बारिश हो रही होगी तो भी हम सुबह सुबह भी देख रही होती हूँ कि शायद मैसेज आ जाए, लेकिन नहीं आता। लड़के हैं वो थोड़ा सा वो लेवरेज ले जाते हैं इस चीज का कि हमने बाइक पे आना था तो हम नहीं आ सके। अच्छा जी, एक ये स्लाइड है, आई नीड यू गाइस टू रीड इट थ्रू योरसेल्व्स। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वर्ड्स हमने लिखे होंगे 150, लेकिन हमारी फ्लुएंसी नहीं होगी उसके अंदर। स्लो लिख रहे होंगे, बहुत ज्यादा टाइम बहुत ज्यादा ले रहे होंगे। वीक एडिटिंग एंड रिवीजन स्किल्स हमारी पुअर होंगी। हम अपनी तरफ से थर्ड प्रोसेस का काम कर रहे हैं कि कर लेते हैं अपने काम को, लेकिन मैंने आपको पहले दिन भी कहा था कि अपने काम को री रीड नहीं करना है, कि जो काम है उसी को पढ़ना नहीं है दोबारा। आपने उसमें से एडिटिंग और रिवीजन करनी है कि ओके ये मैंने अ लिखा है तो यहाँ अ लिखना था, या अ द व ग जो भी लिखा हुआ है वो पढ़ते ही चले जा रहे हो, तो उसमें से फिर हम क्या गलतियां निकालेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी पुअर राइटिंग स्किल्स, तो इसका मतलब है हमारी पुअर रिवीजन स्किल्स भी हैं, हमें रिवाइज करना ही नहीं आता काम को सही तरीके से। कोई आपके पास भी लेके आ रहा है फ्रेंड कि अच्छा काम कर दो, जब मैं बैचलर क्यों में करती हूँ कि स्वैप कर देती हूँ कि आप इनका काम चेक करो, आप इनका काम चेक करो, लेकिन अगर वो साथी भी आपका जो पार्टनर है वो आपके काम को सिर्फ रीड ही कर रहा है तो वो तो गलतियां नहीं निकाल सकेंगे, एडिटिंग नहीं कर सकेंगे। तो आपने एडिट करने के लिए यू नीड टू गो इन डीप, ये चीज फुल स्टॉप भी यहाँ आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, या कॉमा अगर नहीं लगा तो लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए था। पुअर क्वालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, अगेन ये एक गूगल से मैंने इमेज उठाया हुआ है। ये मैं थोड़े थोड़े इमेजेस इस वजह से भी उठाती हूँ कि बच्चों के थोड़ी सी या नॉर्मल इंसानों की भी साइकोलॉजिकली एक चीज होती है कि अगला बंदा कह रहा है तो हम मान लें, क्यों माने, एंड ऑल दैट, कि टीचर कह रही है अच्छा ठीक है बुक में इतना तो नहीं था, मतलब आपके माइंड में डाउट एक्सक्यूज मी क्रिएट हो सकते हैं। तो इमेजेस मैं इस वजह से डालती हूँ ताकि वट एवर द बुक इज सेइंग और वट एवर द टीचर इज सेइंग, other people are also saying the same thing or on a similar line, कि वो मिलती जुलती बात दूसरा बंदा भी कर रहा है कोई, कि जिसने भी ये गूगल के ऊपर इमेज डाला हुआ होगा, तो वो बात आप काइंड ऑफ टीचर की या बुक की सेकंड हो जाती है कि सिर्फ बुक ही नहीं कह रहा या कह रही है, ओके ये अगला बंदा भी कह रहा है तो वाकई गूगल से उठा हुआ इमेज है। तो इसका मतलब है कि ये चीज इंपॉर्टेंट होगी तभी एक किसी और बंदे ने भी कही है, तो इस वजह से भी मैं इमेजेस को इंक्लूड करती हूँ, वरना ये चीज भी मैं स्लाइड में बनाकर खुद भी डाल सकती हूँ, लेकिन वो सिर्फ मेरी तरफ से जाएगी चीज, तो वो थोड़ा सा कम अफेक्ट करेगी एज कम्पेयर टू अगर कहीं और से जाती है। और ये ह्यूमन साइकी है, इट्स नॉट दैट के स्टूडेंट्स ट्रस्ट नहीं करते टीचर्स को एंड ऑल दैट, साइकी है। लो मोटिवेशन टू राइट, अब आप लोगों की जो मोटिवेशन इस वक्त है ना वो होनी चाहिए कि हमने पेपर पास करना है। ए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन तो ये, और दूसरा ये कि ये बुक वाकई इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो या समझ रहे हो कि ये हमारे काम भी आगे आनी है, तो इस वजह राइटिंग को बेहतर करना है। ये नहीं कि पेपर दिया पास हो गए और उसके बाद हम दोबारा से इन चीजों को भूल जाएं या इसके ऊपर काम ना करें, तो वो मोटिवेशन आपकी बरकरार रहनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ पासिंग द पेपर बट आगे ऑफिस के अंदर भी। बुक के अंदर कुछ नहीं है ना, सेलफोन में कुछ है। आपके पीछे उधर है। मुझे ऐसी सिचुएशन में मेरी अम्मा बड़ी याद आती है कि जब मैं उनको यूं देखी होती थी, वो पढ़ा रही थी, कहती मेरे मुंह पे लिखा है, इधर देखो। अब समझ में आ रहा है कि वो कभी कभी बंदा ब्लैंक हो जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं और इन्वॉल्व हो जाना दैट इज समथिंग एल्स, इसका मतलब है आप ब्लैंक नहीं हो। ब्लैंक हो जाता है बंदा पढ़ रहा है समझ नहीं आ रहा, ये वो चलता है, वो एक चीज है, लेकिन आप और इन्वॉल्व हो जाओ इन द सेल और इन द चैटिंग, दैट इज रॉन्ग। ओके, एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैव ऑफ पैराग्राफ राइटिंग? आज इसी पे end करेंगे, कल हम आर्गुमेंटेटिव स्टार्ट करेंगे या कॉज एंड इफेक्ट, वट एवर यू गाइस वांट। कुछ भी नहीं, ये तो नहीं हो सकता। वैसे कितना मजा है ना एक दिन में आओ, आज हमने पढ़ना नहीं है। स्टूडेंट्स चाहे जितने मर्जी के एज के हो जाए ना, स्टूडेंट स्टूडेंट्स ही रहते हैं। स्टूडेंट छोड़ो हम भी, अगर हमें पता चले आज छुट्टी है तो खुश नहीं होंगे, टीचर्स भी इतने बड़े हो गए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस बच्चा?